नेक्स्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स पे। ये प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होता है? नॉन करेंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने फर्नीचर खरीदा 50,000 का, ध्यान से सुनना, मैंने अपने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपीज का। लेट अस अज्यूम 10% उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो मैंने जब खरीदा तो कितने का दिखाऊंगा? 50,000। यस और नो? यस सर। 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10% ऑफ 50,000 5,000 डेप्रिशिएट करेगा। तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50,000 माइनस 5,000। यस और नो? 45,000। यस सर। लेट अस अज्यूम मैंने खरीदा था 1 अप्रैल 2020, फिर डेप्रिसिएशन एट 10%, फिर बैलेंस ऑन 31 मार्च 20। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? बुक वैल्यू। वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? यस सर। क्या एक साल के बाद अगर मैं फर्नीचर को बेचना चाहूं तो क्या 45,000 का बेच पाऊंगा? जो मैंने फर्नीचर 50,000 का खरीदा था, यस सर, बेच दोगे उसको। फिर 45,000 का बिक जाएगा 10% डिस्काउंट पे? नो सर। मजाक कर रहे हो क्या? आपको अगर 50,000 के 30,000 में मिल गए ना तो भी बहुत बड़ी बात होगी। यस और नो? यस सर। यस सर। तो लेट अस अज्यूम उसकी आज की रेट में मार्केट वैल्यू है 30,000, तो मुझे उसको 45,000 पे दिखाना चाहिए या 30,000 पे? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अभी सुना था, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। यस सर। तो मैंने फर्नीचर खरीदा था 50,000 का, एक साल के बाद उसकी वैल्यू बुक्स में 45,000 है, मार्केट में उसकी वैल्यू 30,000 है, मुझे उसको 45,000 पे दिखाना चाहिए 30,000? 30,000। 30,000। रॉन्ग। क्या फर्नीचर मैंने बेचने के लिए खरीदा था? नो सर। नो सर। और जो वो स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक, वो तो गुड्स का था, क्या वो मैंने बेचने के लिए खरीदे थे? नो सर। गुड्स, गुड्स। यस सर। गुड्स तो आइटम्स ऑफ ट्रेड होते हैं, वो तो आपने खरीद बेचने के लिए ही खरीदे थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक बोला ना उसने, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक स्टॉक ऑफ गुड्स होता है। एसेट्स को तो स्टॉक नहीं बोलते, एसेट्स को स्टॉक बोलते हैं क्या? इन्वेंट्री, स्टॉक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म याद है? यस सर। उसमें गुड्स आते हैं बस, जिस चीज यस में सर। डील करते हो, या रॉ मटेरियल्स। एसेट्स तो नहीं आते। नो सर। ओके, अब ध्यान से सुनना। एसेट, something which is not purchased with the intention of resale, it is purchased for own use. Yes or no? यस सर। तो मार्केट में उसका क्या प्राइस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस हमने सीखा था वो गुड्स पे अप्लाई होता है, एसेट्स पे नहीं। एसेट का अपना रूल है, अपना प्रिंसिपल है, कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। According to the cost concept, an asset is recorded, an asset is recorded at in the books at the price paid to acquire it. जितने का आपने खरीदा उतने का दिखाएंगे, and the cost is the basis for all subsequent accounting. उसके बाद जो भी अकाउंटिंग होगी उसके बेसिस पे होगी, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगी। Asset is recorded at the cost at the time of its purchase, but it is systematically reduced by charging depreciation. हर साल उस पर depreciation charge होती रहेगी systematically. Yes or no? यस सर। The market value of an asset may change with the passage of time, but for accounting purpose it continues to be shown in the books of accounts at its book value. Book value क्या होती है? Cost at which the asset was purchased minus depreciation. For example, an asset is purchased for rupees 5 lakh.
And if at the time of preparing the final accounts, even if the market value is say 4 lakhs or 7 lakhs, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, asset will continue to be shown at its purchase price of 5 lakh. बस वो systematically depreciate होता रहेगा, उसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. किस पे अप्लाई होता है? एसेट्स लाइक फर्नीचर, मशीनरी, कोई भी आपका नॉन करेंट एसेट. समझ आया? Yes. Cost concept brings objectivity in the preparation and presentation of financial statements. They are not influenced by personal bias or judgments. Personal bias मतलब personal advantage के लिए आप financial statements को manipulate नहीं कर सकते. Personal benefit के लिए आप financial statements को manipulate नहीं कर सकते. वरना तो जब आपका मन करेगा कि यार मेरे हिसाब से तो मशीन की वैल्यू ना 10 लाख हो गई है, मैंने तो 5 लाख की खरीदी थी, 10 लाख की हो गई है, इसको 10 लाख कर देते हैं, तो बढ़ा दोगे तो आपके तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई अगर आपने बुक्स में बढ़ा दिया एसेट्स की वैल्यू. यस और नो? Yes, sir. तो वो तो अपनी पर्सनल एडवांटेज, आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना था, तो मैनिपुलेशन है. Yes, sir. और यही आपको अपने एक्सपेंसेस ज्यादा करने थे ताकि प्रॉफिट्स कम हो जाएं. आपने कहा कि यार 5 लाख का खरीदा था, इसकी वैल्यू तो 2 लाख ही रह गई है, 3 लाख डेप्रिसिएशन दिखा दो इस साल. क्या अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी कर सकते हो? Yes, sir. कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब ये रूल्स है, इट गिव्स ऑब्जेक्टिविटी कि दिस मस्ट बी फॉलोड सिस्टमैटिकली बाय एवरीवन व्हाइल प्रिपेयरिंग बुक्स. मार्केट में एसेट का क्या प्राइस है उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट वाज नॉट मेंट फॉर रीसेल. तो इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ एसेट्स पे अप्लाई होता है, गुड्स पे अप्लाई नहीं होता. गुड्स पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई होता है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस. इंपॉर्टेंट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. किस पे अप्लाई होता है? एसेट्स. कौन से? नॉन करेंट एसेट्स.